डिलाइट आईएएस के इस उत्कृष्ट मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अमेरिका के जो राज्य सचिव हैं एंटनी ब्लिंकन, उनके साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक हो रही है और इस बैठक में उन्होंने एक बयान जारी किया। अमेरिका की तरफ से ये बात बोली गई कि हम इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकते हैं। कौन सी चीज़ पर सहमति की बात कर रहे हैं? और देखिए, ये जो आर्टिकल है ना, ये द हिंदू का आर्टिकल है, लेकिन इसके साथ ही हम ग्लोबल टाइम्स का भी एक आर्टिकल इंक्लूड करके एक होलिस्टिक कवरेज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वर्तमान में क्या हो रहा है ना, जो वैश्विक स्थिति है, वैश्विक स्थिति जो चल रही है, आपको पता है कि रूस और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, या अमेरिका और कहीं ना कहीं पर चीन के बीच में गुटबंदी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत जो है अब गुट निरपेक्षता को छोड़कर किसी ना किसी गुट में शामिल हो रहा है। इशारा सीधा अमेरिका की तरफ था। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे जो चल रहे हैं वर्तमान की स्थिति में, भारत कहाँ पर खड़ा है इन सब में, भारत की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा बेसिक गुट निरपेक्षता को लेकर भी जान पाएँ, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में भारत गुट निरपेक्षता छोड़ रहा है। क्या ये चीन का ये आरोप सही भी है, या एक इस आरोप का कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ही गहराई से डिस्कशन करेंगे। जल्दी से चीज़ों को देखते हैं कि आखिर बात है क्या। देखिए, न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ ली है कि किस तरह से उन्होंने ये बोला है कि भारत और जो अमेरिका है अब इस चीज़ पर को लेकर सहमत हैं। किस चीज़ को लेकर सहमत हैं, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर देखिए, कुछ समय पहले एससीओ की मीटिंग चल रही थी, आपको पता होगा, उज्बेकिस्तान के समरकंद में भारतीय राष्ट्रपति, जो भारतीय प्रधानमंत्री और रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन, उनके बीच में मुलाकात हुई थी। थोड़ा टाइम पहले हम लोगों ने देखा भी था। ठीक है, तो उस मुलाकात में भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या बोला था, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको। आपका और यूक्रेन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि संकट के काल में शुरू में जब हमारे हज़ारों छात्र यूक्रेन में फंसे थे, तब आप और यूक्रेन की मदद से हम छात्रों को निकाल पाए। उन्होंने बोला था रूस के राष्ट्रपति को। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। उन्होंने कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। ठीक है, हमने फ़ोन पर आपके कई बार इस बारे में बात करने की कोशिश की है कि लोकतंत्र, कूटनीति और संवाद दुनिया का मतलब, कहने का मतलब ये है, उन्होंने स्पष्ट किया था रूस के राष्ट्रपति को, और ये हेडलाइन भी बनी थी कि आज का जो दौर है ना, वर्तमान जो समय है, ये युग का दौर नहीं है, युद्ध नहीं चाहिए इसमें। मतलब आप सोचिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थितियाँ कुछ अलग थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्थितियाँ कुछ अलग थी, वैसी स्थिति थोड़ी ना है अभी। इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है, उसके बावजूद इतना बड़े स्तर पर वॉर चल रहा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा रूस के राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं पर संकेत दिए थे कि आप इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि लोकतांत्रिक तरीके से या बातचीत के माध्यम से, ठीक है ना, एक वार्ता कूटनीति होती है ना, उसके माध्यम से आप चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करें। ये भारतीय प्रधानमंत्री ने उस समय बोला था। अब देखिए, इसी चीज़ पर वो बोले हैं, क्या बोले हैं अमेरिकी के जो राज्य सचिव, उन्होंने ये बात बोली है कि देखिए, हम भारत और अमेरिका की सोच एक समान है इस चीज़ को लेकर कि युद्ध रुकना चाहिए। ठीक है ना, भारतीय प्रधानमंत्री की उस बात को कोटेशन किया है उन्होंने कि जब राष्ट्रपति से मिले थे, रूस के राष्ट्रपति से, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने ये बात बोली थी कि आप अब वर्तमान जो दौर है वो युद्ध का दौर नहीं है, आपको इसको बंद करना चाहिए। तो उसी बात को अमेरिका ने उठाया है। अब आप एक चीज़ सोचिए, फिर ये बोलते हैं, जो अमेरिका के राज्य सचिव हैं, बोलते हैं कि एक ही व्यक्ति है जिसमें युद्ध रोकने की क्षमता है, वह खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन है, और पुतिन से ही भारतीय प्रधानमंत्री मिले थे। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमेरिका की तरफ से ना, यूएन आम सभा की जो बैठक अभी चल रही थी, आपने सुना होगा, हम लोगों ने कई आर्टिकल डिस्कस किए हैं उसको लेके। यूएन आम सभा में अमेरिका ने ये बयानबाजी की थी, क्या बोला था कि अगर तो रूस लड़ाई बंद करता है ना, तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा कोटेशन है, आप आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि यूक्रेन लड़ाई बंद करता है ना, तो यूक्रेन समाप्त हो जाएगा। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर यूक्रेन लड़ना छोड़ देता है ना, तो कब्जा कर लेगा रूस सारे यूक्रेन पे, और कहीं ना कहीं पर यूक्रेन की बुरी तरीके से हार हो जाएगी, यूक्रेन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर रूस के राष्ट्रपति युद्ध रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं पर जो लड़ाई बंद करते हैं, तो फिर युद्ध पूरी तरह से रुक जाएगा। उनका निशाना सीधा पुतिन की तरफ था कि वही चाहें तो ये युद्ध रोक सकते हैं, और इस पर भारत और अमेरिका की मत एक समान है। भारत भी चाहता है युद्ध रुके, अमेरिका भी चाहता है युद्ध रुके, और भारत ने जो है रूस के राष्ट्रपति को बोला भी है, तो उनको इस पर विचार करना चाहिए।
और साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री जो एस जयशंकर ने जब यूएन आम सभा में स्पीच दी थी, तब उन्होंने बोला ही था कि यूएन चार्टर के प्रति भारत जो है मजबूत प्रतिबद्धता रखता है। तो कहीं ना कहीं पर अमेरिका ये संकेत देना चाह रहा है कि रूस को भी यूएन चार्टर के प्रति थोड़ा सा लॉयल होने की ज़रूरत है और बातचीत के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। ये तो सारी न्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। मैंने आपको बोला कि ग्लोबल टाइम्स का भी एक आर्टिकल चाइना की तरफ से इसके जो पेपर है उसकी तरफ से छपा है, उसमें क्या बोला है देखिए। चीन ये कहना चाह रहा है ना, चीन कहना क्या चाह रहा है इस चीज़ को समझिए। चीन कह रहा है कि भारत जो है ना अब मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है। इसका क्या मतलब है इसको भी समझ लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड भी है ये, एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। क्या मतलब है, भारत गुट निरपेक्ष था, एक समय पर गुट निरपेक्ष था, लेकिन वर्तमान में भारत जो है कई गुटों के साथ, कई गुटों समूह के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। सबसे पहले तो आप ना थोड़ा गुट निरपेक्षता का पृष्ठभूमि उसकी जान लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए इसके बारे में। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, आपको पता होगा 1945 में। इसके बाद दो शक्तियां निकलकर सामने आई, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ यूएसएसआर, है ना। ब्रिटेन कमज़ोर हो गया था, ब्रिटेन के अंदर वो पावर नहीं रही थी, तो ब्रिटेन वीक हो गया, तो ब्रिटेन का कोई रोल नहीं ज़्यादा रहा। दो ध्रुव बन गए विश्व में, शक्तियों के दो पोल बोलते हैं इसको, ठीक है। विश्व जो है बायपोलर हो गया था, तो बायपोलर वर्ड हो गया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए, ये गुट चाहता था, अमेरिका चाहता था कि ज़्यादातर देश इसमें शामिल हो, ठीक है, ज़्यादातर देश इसमें शामिल हो ताकि ये मजबूत हो। यूएसएसआर ये चाहता था कि ज़्यादातर देश इसमें शामिल हो ताकि ये मजबूत हो, ठीक है। लड़ाई किस चीज़ की थी, विचारधारा की। और विचारधारा क्या थी, ये पूंजीवाद को समर्थन करते थे अमेरिका, और ये साम्यवाद की बात करते थे, ठीक है, समझ गए। तो लड़ाई तो असली तौर पर इस चीज़ की थी, और इसके लिए प्रयास दोनों देश कर रहे थे। अब भारत जैसे देश जो तुरंत आज़ाद हुए थे, मतलब औपनिवेशिक दौर समाप्त हुआ था, औपनिवेशवाद का पतन हुआ था, हम 200 साल गुलाम रहे अंग्रेज़ों के, उसके बाद हम आज़ाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। हम ही नहीं, पूरे अफ्रीका के कई देश स्वतंत्र होते हैं, एशिया के कई देश आज़ादी मिलती है उनको। तो इनके सामने तो एक द्वंद्व था ना कि अभी तो हम लोग इन देशों से आज़ाद हुए हैं, अब इन देशों का हम सपोर्ट क्यों करें, क्यों किसी गुट में शामिल हों हम, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे सोवियत संघ हो। हम चाहे भारत जो है वो यूएसएसआर के प्रति थोड़ी सी निकटता रखता था, समाजवाद का मॉडल नेहरू ने भारत में भी लागू किया था, लेकिन हम फिर भी किसी गुट में शामिल क्यों हों, हम अमेरिका के खिलाफ भी क्यों जाएं। तो ऐसी स्थिति में ना इन लोगों ने नैम का रास्ता चुना। नैम क्या था, गुट निरपेक्ष आंदोलन था। इसके तहत ये बात थी कि भाई ना तो हम इसमें शामिल होंगे, ना हम इसमें शामिल होंगे, हम एक थर्ड फ्रंट बना लेंगे, यहाँ पे एक थर्ड फ्रंट बना लेंगे जिसका लीडर जो है वो भारत और इंडोनेशिया जैसे देश करेंगे। भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, ऐसे जो देश थे, इन देशों ने इसकी लीडर मतलब नेतृत्व किया। ऐसी स्थिति में अब देखिए, भारत ने ये संदेश दे दिया। वो तो बातें अलग हैं कि आगे चल के 1971 में कहीं ना कहीं पर अमेरिका ने भारत को धमकी दे दी थी, परमाणु धमकी दे दी थी। उसके बाद जो है भारत को मजबूरी हो गई थी क्या, यूएसएसआर के साथ, सोवियत संघ के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना। तो लेकिन तब तक भारत गुट निरपेक्ष था। हम आज भी कहते हैं कि हम गुट निरपेक्ष ही हैं, लेकिन चीन अब ये बोल रहा है, चीन, अच्छा इसके उद्देश्य देख लीजिए क्या थे उस समय। देखिए गुट निरपेक्षता के क्या उद्देश्य थे, क्यों बनाया गया था ये गुट। युद्ध की, शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, जो गुटबंदी चल रही है उससे दूर रहना, जो गुटबंदी चल रही थी ना, ठीक है, और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना। सैन्य गठबंधन जो बने थे, जैसे नाटो उस समय बना था, ठीक है, यूएसएसआर का एक बना था, तो वो उन सैन्य गठबंधनों से प्राप्त दूरी बनाए रखना, ठीक है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करना। उस समय पर कुछ देश अभी भी थे जैसे अफ्रीका के, जो अभी उपनिवेशवाद को झेल रहे थे, तो उनका विरोध करना था उपनिवेशवाद का। रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत करना और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करना। ये जो नैम था, गुट निरपेक्ष आंदोलन था, उसके ये उद्देश्य थे। आप समझते हैं, आप आज का आर्टिकल देखिए यहाँ पे। आप देखिए, गुट निरपेक्षता की बात हुई ना, तो अब चाइना पता है क्या बोल रहा है कि आप गुट निरपेक्षता को आप छोड़ रहे हैं। कैसे, उसके एग्जाम्पल दिए हैं उसने। कौन कौन से एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए। देखिए भारत जो है ना G20 ग्रुप की अध्यक्षता करने वाला है इस बार, और आपको पता होगा कि काफ़ी मतलब इन्वॉल्व हो रहा है भारत G20 के साथ। काफ़ी बड़े मंच पर बड़े बड़े एनवायरनमेंट का मुद्दा हो या काला धन को लेके हम लोगों ने एक बार मुद्दा उठाया है कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, या फिर जो एक कई मतलब जो टैक्स था
टैक्स को लेकर एक बात हुई थी ना कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं टैक्स सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हैं, टैक्स नहीं देना पसंद करती, कर की चोरी करती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी भारत ने बढ़ चढ़कर G20 की वार्ताओं में भाग लिया और मजबूती से अपना पक्ष रखा। इस बार भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाइना ये कहना चाह रहा है कि भारत G20 के साथ बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व हो रहा है। G7 का ग्रुप आपको पता है विकसित देश इसमें शामिल हैं, जापान जैसे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, इटली है, ऐसे देश इसमें इन्वॉल्व हैं, कनाडा जैसे। इसमें भारत को 2 बार आमंत्रित किया गया है, ठीक है, 2 बार भारत को आमंत्रित किया गया भारतीय प्रधानमंत्री को। कितनी बड़ी बात नहीं है क्या भारत के लिए? ये विकसित देश हैं, भारत विकासशील देश है, तो क्यों आमंत्रित किया जा रहा है हमें? क्योंकि हमारा भू राजनीति में जियोपॉलिटिक्स में हमारा जो कद है वो बढ़ रहा है, ठीक है, भारत का कद बढ़ रहा है और बहुत तेजी से। आप देखिए अगर 2 ग्रुप है ना, तो भारत जिस ग्रुप की तरफ जाएगा, मान लीजिए ये अमेरिका का ग्रुप है, ये चाइना का ग्रुप है, जिस तरफ भारत का झुकाव रहेगा ना, पावर सत्ता का संतुलन जो है, शक्ति बैलेंस ऑफ पावर उसके पक्ष में झुकेगा। ये बात क्लियरली दिख रही है चीन को, ठीक है, तभी तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि भारत इन ग्रुप्स में शामिल क्यों हो रहा है। G7 का हम लोगों ने देखा, फिर ब्रिक्स में भारत देखिए बढ़ चढ़ कर देखिए, इसमें तो खैर चाइना भी है, लेकिन भारत जो है ब्रिक्स के साथ साथ चीन कहना क्या चाह रहा है, एक तरफ तो आप इधर भी चल रहे हैं, साथ के साथ आप ब्रिक्स और SCO में भी चल रहे हैं। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसकी अभी बैठक हुई थी अभी, जिसमें हम लोगों ने बात की कि भारतीय प्रधानमंत्री मिले थे रूस के राष्ट्रपति से, ठीक है। तो भारत अब देखिए, अब ये देखिए एक ग्रुप क्वेड का ग्रुप है, जिसमें भारत जो है अमेरिका के साथ, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 देश इसमें शामिल हैं और चीन को काउंटर करने के लिए मुख्यतः ये ग्रुप है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है, इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करना, ठीक है, नौवहन की स्वतंत्रता और ये सब चीज़ें, इसके लिए बनाया गया है। ITU-2 इजराइल और UAE के साथ भारत जो है, अमेरिका के साथ, इंडिया और इजराइल जो हैं, और इधर UAE और USA, ये 4 देश जो है इस ग्रुप में शामिल है। मध्य एशिया में स्थिरता के लिए और कहीं ना कहीं पर चीन को काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बना है। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करें, चीन को क्यों दिक्कत क्यों है? दिक्कत ये है, चीन कह रहा है कि देखिए आप इसमें भी हैं, आप इसमें भी हैं, प्लस आप इन दोनों संस्थाओं के साथ भी हैं। तो इसका मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं? आप बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप बैलेंस क्यों इस्टेब्लिश कर रहे हैं? आप एक पक्ष में आइए ना, चाहे आप अमेरिका के पक्ष में जाइए, चाहे आप चीन के पक्ष में आइए। चीन को दिक्कत पता क्या है? चीन चाहता है कि भारत खुलेआम या तो मेरे खिलाफ आ जाए, या खुलेआम जो है वो अमेरिका के खिलाफ आ जाए। और चीन को ये चीज़ पता ही है कि भारत अमेरिका के विरुद्ध अभी नहीं जाएगा, क्योंकि चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और चीन को ये भी पता है कि भारत पूरी तरह से चीन के विरुद्ध भी नहीं जाएगा, क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी देश है, हमारी सीमा लगती है, ठीक है, सीमा विवाद है, बहुत सारे मुद्दे हैं। कल को हमें क्यों इसके साथ चीज़ें खराब करनी है? अपने रिलेशन खराब नहीं करने ना। वो कहते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप मित्र तो चेंज कर सकते हैं, पर आप अपना पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा पड़ोसी है चीन, ठीक है। तो ऐसी, और वैसे भी अमेरिका पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है हम लोग खुद अच्छे से जानते हैं। तो भारत तो बैलेंस, संतुलन बना के चल रहा है, ठीक है। वर्तमान स्थिति जो है बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, और यूपीएससी मेंस में आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं अगर आज का लेक्चर आप लोगों ने देख लिया। भारत एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है इन दोनों ग्रुप्स में, और ये चीज़ जो है चीन को अच्छी नहीं लग रही, लेकिन भारत जो है बहुत सही दिशा में चल रहा है। भारत के लिए ज़रूरी है कि दोनों ग्रुप्स के साथ में एक बेहतर संतुलन साध के चले। और भारत ने ये बात बोली है, मैंने कई बार ये वर्ड यूज़ किया है। जैसे हम लोगों ने, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या भारत ने गुटनिरपेक्षता को छोड़ दिया है, तो हम इसको पूरी तरह से इस बात को मानेंगे नहीं और पूरी तरह से खंडन भी नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि भारत अभी भी गुटनिरपेक्षता का पालन करता है, क्योंकि भारत ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रणनीतिक स्वायत्तता को बरकरार रखा है आज भी, ठीक है। क्योंकि इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे ना, S-400 डील हम लोगों ने की रूस के साथ, अमेरिका के कहने के बावजूद, ठीक है, हम लोग डरे नहीं। तो ये सब चीज़ें ना दबाव में आए। तो ऐसी स्थिति में भारत क्या बात कर रहा है? रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जहां हमारे राष्ट्र हित की पूर्ति होगी वहां हम डिसीजन लेंगे। ऐसी स्थिति में आपको कैसे लगता है कि भारत ने किसी गुट में शामिल हो गया? भारत नहीं हुआ है ना। लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। चीन हमें खराब करता है लद्दाख में, तो हमारी मजबूरी हो जाती है अमेरिका के साथ जाना, ताकि ये थोड़ा बैलेंस रहे, ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक बेहतरीन संतुलन साधने की, जिसमें अभी तक तो भारत पूरी तरह से सफल हुआ है, लेकिन चुनौती आगे लगातार बनी हुई है। क्योंकि अमेरिका जो है भारत को बार बार बोलता रहता है
कि आप जो हैं थोड़ा सा रूस पर दबाव डालें ताकि वो चीज़ें ख़त्म कर सकें, युद्ध को समाप्त करें। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि PDF वगैरह आप लोगों को वहाँ मिल जाए। इस लेक्चर को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करके सुन लेना, क्योंकि वर्तमान स्थिति में आपको बहुत बेहतरीन आंसर लिखने में ये वीडियो हेल्प करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।